मित्रों नमस्कार। मैं कैलिफोर्निया के सैन होजे सिटी के एक इलाके में खड़ा हूँ जो मिडिल क्लास कॉलोनी आप कह सकते हैं। यह मूर पार्क एवेन्यू का इलाका है। हमारे देश की तरह से यहाँ पे कॉलोनियों का नाम नहीं है। जैसे अगर हम दिल्ली में जाते हैं तो मालवीय नगर, चाणक्यपुरी, द्वारका या पटना में कंकड़ बाग, इस तरह के कॉलोनीज़ का नाम यहाँ पे नहीं है। ये सड़कों के नाम के हिसाब से ही पहचानी जाती है। यहाँ पे जो मकान हैं हर एक के नंबर होते हैं, हर बिल्डिंग का नंबर होता है। और अगर आप जीपीएस अगर आपके पास नहीं है तो आपके लिए ढूंढ पाना जहाँ आपको जाना है बहुत कठिन हो जाता है। हम लोग कैसे ढूंढते हैं? हम लोग ढूंढते हैं कि ऐसा है कि तुम डॉक्टर्स कॉलोनी के पास चले जाओ, वहाँ से सीधे बढ़ेंगे, एक हनुमान जी का मंदिर होगा, वहाँ से थोड़ी दूरी पर आप जाएंगे, बाएं मुड़िएगा, वहाँ पर इमली का एक पेड़ होगा और आगे आप बढ़ते जाइएगा। फिर एक दूसरा छोटा सा मंदिर आएगा, वहाँ से दाहिने मुड़िएगा, आदि इत्यादि। यहाँ पे आप जीपीएस को बता देते हैं कि उसको मूर पार्क एवेन्यू के मकान नंबर 4886 में जाना है, तो आपको वहाँ तक ले जा सकता है। अब आप समझेंगे मूर पार्क एवेन्यू में कह रहा हूँ, एक सड़क है और इस सड़क के किनारे में खड़ा हूँ। इसके पीछे पार्क है, जॉन माइज पार्क, जहाँ अभी मैं टहल के आ रहा हूँ। इस समय यहाँ पे सुबह के लगभग 10:30 बजे हैं और भारतवर्ष में 11:30 बज रहा होगा। यानी यह काम का दिन है, ये छुट्टी का दिन यहाँ नहीं है। और मेरे आप दाहिनी तरफ देखेंगे चर्च की बिल्डिंग है। चर्च से सटा हुआ स्कूल है, एलिमेंट्री स्कूल है और प्राइमरी स्कूल है, जिसको प्राइमरी कहते हैं, और हाई स्कूल है। वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे होंगे। आप जिस सड़क पे मैं खड़ा हूँ, मैं थोड़ा इस सड़क को आपको दिखाना चाहता हूँ। अब देखें, सड़क पार करने के लिए ये चिन्ह बना हुआ है, क्रॉस वॉक कह सकते हैं। और यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे स्टॉप का चिन्ह था, इसलिए गाड़ियाँ यहाँ रुकी थी। अगर मुझे सड़क पार करना होगा तो देखिए, मैंने दबाया और सामने हरी बत्ती जल गई और एक चिन्ह भी आ गया था कि आप जा सकते हैं। और फिर बता रहा है कि आप कितनी देर में इसको पार कर लेंगे। और मैं इस सड़क को पार करता हुआ आगे जा रहा हूँ। हमारे यहाँ पे इस तरह के प्रबंध बहुत ज़्यादा नहीं है, नाकाफ़ी हैं। अगर जो हैं भी वो नाकाफ़ी हैं। तो मैं सड़कों की बात कर रहा था कि सड़कों के नाम कई तरह के हैं, लेकिन कुछ एवेन्यू है, कुछ बुलेवार्ड है, कुछ ड्राइव है, कुछ लेन है, कुछ वे कहते हैं, कुछ कोर्ट है, और हाईवे तो खैर है ही। और हाईवे के नंबर भी होते हैं, जैसे 280। ये 280 हाईवे यहाँ से जाएगा सैन फ्रांसिस्को के लिए और आता है सैन होजे, जो मेन सिटी है, वहाँ से आता है। आप सड़कों के नाम से अंदाज़ लगा सकते हैं कि कौन सी सड़कें बड़ी होंगी। जैसे एवेन्यू लिखा है, थोड़ी बड़ी सड़क होगी। रोड शब्द भी कई जगह लिखा रहता है। अगर सड़क ड्राइव लिखा हुई, थोड़ी लंबी सड़क होगी, तो सड़कों की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से चीज़ें एवेन्यू है या बुलेवार्ड है। बुलेवार्ड का मतलब दोनों किनारे पेड़ वेड़ भी हो सकते हैं और लंबी सड़कें हो सकती हैं। और हाईवे तो ऑफ कोर्स बहुत लंबी सड़क हो सकती है। अब देखिए, मिडिल क्लास कॉलोनी है। मैं क्यों मिडिल क्लास कॉलोनी कह पा रहा हूँ? कल यहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव के जो 2 मेन पार्टियों के प्रत्याशी थे, रिपब्लिकन पार्टी के और डेमोक्रेटिक पार्टी के, उनकी एक डिबेट थी। यहाँ पे डिबेट्स की परंपरा है। इलेक्शन के दौरान डिबेट्स होते हैं और लोग सुनते हैं। टेलीविज़न पे डिबेट होते हैं और काफ़ी बड़े पैमाने पे उसका प्रचार किया जाता है और लोग सुनते हैं उस डिबेट को। तो कल मैंने सुना कि डेमोक्रेटिक पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, कमला हैरिस, वे बार बार मिडिल क्लास अमेरिका की बात कर रही थी। और जो रिपब्लिकन पार्टी के हैं, उन पर आरोप लगा रही थी कि यह जो है सो जो बिग कारपोरेट्स हैं, उन बिग कारपोरेट्स के पक्ष में इनकी नीतियां हैं। और फिर नीतियों पर भी प्रश्न हुए और चर्चाएं हुई। यहाँ भी पता चला कि जो नेता आपस में एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, वे ऐसा नहीं कि बहुत सुसभ्य तरीके से बात करते हैं। आपको हिंदुस्तान की याद आ जाएगी, यहाँ भी एक दूसरे को झूठा और क्या क्या कहते हैं, उनके बारे में निश्चित तौर से बहुत अच्छी बातें नहीं कहते। हमारे देश में
स्वाभाविक सी बात है, जब चुनाव होते हैं तो कौन क्या कहेगा बड़ा कहना मुश्किल हो जाता है। उनको रोकने वाला भी इलेक्शन कमीशन कई बार उस तरह का एक्शन नहीं ले पाता जिसकी उम्मीद हम करते हैं। तो मिडिल क्लास की बात बार बार आई थी, इसलिए मेरे मन में आया कि मैं मिडिल क्लास की कॉलोनी में खड़े होकर के आपको वहाँ के जनजीवन का परिचय कराऊँ। अब आप देखें जो घर बने हुए हैं, जो मेरे सामने आप घर देख रहे हैं, छोटे छोटे घर हैं। इसका कारण यह है, और ये सब लकड़ी के घर हैं, इसका कारण यह कि कैलिफोर्निया अर्थक्वेक के लिहाज से, भूकंप के लिहाज से बहुत ही प्रवण क्षेत्र है। इसलिए हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको दिखाई नहीं पड़ेंगी। अगर आप न्यूयॉर्क जाएंगे या अगर आप शिकागो जाएंगे या कुछ अन्य छोटे मोटे शहर आपको दिखाई पड़ेंगे जो भूकंप जोन में नहीं है, तो वहाँ पे आपको कुछ बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे सकती हैं। न्यूयॉर्क में तो खैर गगनचुंबी इमारतें दिखाई देती हैं, और हम उन्हीं इमारतों को देखते हुए ये समझते हैं, ये सोचते हैं कि अमेरिका में सारी इमारतें इतनी ऊंची ऊंची होती है। कम से कम मैं जब पहली बार न्यूयॉर्क गया था तो मुझे इम्प्रेशन हुआ, लेकिन जब बाद में मैं कैलिफोर्निया के इस इलाके में आया तब मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हुआ कि ऐसा एक ही देश में अलग अलग तरह के चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जब मैंने सैन फ्रांसिस्को शहर में वो पार्क देखा जहाँ 1905 में जो भयानक भूकंप आया था, उस भूकंप से जो लोग प्रताड़ित हुए थे, जो विक्टिम्स हुए थे, वे भाग करके वहाँ शरण लिए थे और उसका प्लेक लगा हुआ था, तब मुझे ध्यान में आया कि ओह यह मामला है। और कई जगह मैंने लकड़ी से बनते हुए घर भी देखे, और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में मज़दूर काम करते रहे हों जैसा हमारे यहाँ करते हैं। वो कुछ लोग हैं जो 2-3 लोग आते हैं और वो बाकायदा मशीनों के आधार पे काम करते हैं, गाड़ियों से आते हैं, सामान लेकर के आते हैं, जो सामान कारखानों में बने हुए होते हैं, और उनके अनुसार उनके पास जो नक्शा होता है उस घर का बनाने का, वे उस घर का निर्माण करते हैं। और मैंने एक आध बार देखा, चूँकि मुझे अगर महीनों से ज़्यादा रहने का वो मौका मिला, तो देखा कि लगभग महीना 1 महीना 1.5 महीने में घर तैयार हो जाते हैं। उसमें कोई लकड़ी के काम करने वाला है, कोई सीलिंग का काम करने वाला है, कोई देखिए छत पर स्लैंटेड छतें बनाने का काम करने वाला है। अभी आप देख रहे होंगे कि सड़क से जब गाड़ियां गुजर रही हैं तभी इसका सन्नाटा भंग हो रहा है, वरना यहाँ पे आपको हार्डली कोई दिखाई दे रहा होगा सड़क पे चलते हुए। और हमारे यहाँ तो चूँकि इतना पॉपुलेशन है कि हम इस तरह से खाली सड़क या खाली कॉलोनीज़ देख ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। कहीं ना कहीं कुछ गुमटियाँ होंगी, कुछ नहीं तो पान की गुमटियाँ होंगी, चाय की गुमटियाँ होंगी, यहाँ पर नहीं है। या कमर्शियल एरियाज़ होंगे, आप पाएंगे कि मिठाई की भी दुकान है और चाट की भी दुकान है, और लोग रहते भी हैं। यहाँ जो बाज़ार है वो बाज़ार थोड़ा सा दूरी पर है, और जिनके घर के करीब है वो तो पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन आम तौर से गाड़ियों से जाते हैं। अब देखें गाड़ियाँ हर तरफ हैं, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम है। मेरा जो अनुभव रहा वो बहुत ही कम है। ट्रेनें तो खैर बहुत ही नहीं के बराबर होंगी, और जो बसें हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में, वो भी अब मैं सड़क पर खड़ा आपको दिखा रहा हूँ, आप शायद नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन आप देखिए कारें दिख रही हैं, गाड़ियाँ दिख रही हैं, और उसमें बैठे हुए लोग दिख रहे हैं, लेकिन घरों के सामने लोग नहीं दिख रहे हैं। और जो लोग दिख भी रहे हैं, हो सकता हो कहीं किसी पार्क में जा रहे हों, स्कूल के पास जा रहे हों, या अगल बगल के घर वाले हों जहाँ पे वो जा रहे हों। तो ये बहुत विचित्र सा मुझे लगता है, क्योंकि मैं एक पॉपुलस कंट्री से रहने वाला हूँ, आप भी उसी देश में रहते हैं, और अगर आप उस देश में नहीं रहते, अमेरिका में रहते हैं, तो आपके लिए यह बहुत ही सामान्य सी चीज़ है। लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए सामान्य सी चीज़ नहीं लगती, क्योंकि अगर लोग दिखते ही नहीं हैं तो फिर बहुत ही अजीब तरह का एकांत सा महसूस होता है। खैर हमें तो इसलिए भी एकांत महसूस होगा कि हमें पहचानने वाला यहाँ कोई नहीं है, हमें जानने वाला कोई नहीं है। जबकि भारतवर्ष में अगर हम कहीं जाएं, खास करके उन इलाकों में जहाँ हमने काम किया है, तो 10 आदमी नमस्ते करने वाला मिल जाएगा। यहाँ पे उस तरह की स्थिति दिखाई नहीं देती। अभी भी पार्कों में कुछ लोग खेल रहे हैं, खास तरह का पिकल बॉल का खेल रहे थे, और कुछ लोग टहल भी रहे थे, कुछ बास्केटबॉल खेल रहे थे। लेकिन अधिकांश लोग कहाँ पे गए हैं? वे दफ्तरों में काम करते हैं। ये जो है सो आईटी का हब है माना जाता है, ये पूरा का पूरा इलाका, जिसको आप सिलिकॉन वैली कहते हैं, और सैन होजे को कहते हैं कि वो इज़ हार्ट ऑफ सिलिकॉन वैली। तो अब सिलिकॉन वैली में काम करने के लिए लोग गए हुए हैं।
जो बूढ़े लोग हैं वे शायद घरों के अंदर हैं और नहीं के बराबर हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट मैंने देखा कि हाँ, पति पत्नी बच्चे, तो बच्चे स्कूल चले गए, बच्चों को स्कूल छोड़ दिया गया, पति पत्नी दोनों ने गाड़ी उठाई और वे अपने अपने दफ्तरों में चले गए। कुछ लोग दुकानों में काम कर रहे होंगे, कुछ जो मज़दूर होते हैं, हमारी तरह के मज़दूर नहीं, मतलब जिसको आप कह सकते हैं कि जो स्किल्ड लेबर है, वो गाड़ियों से आएगा, अपना काम करेगा। कूड़े फेंकने की व्यवस्था बड़ी सुंदर मैंने यहाँ पे देखी, कैसे लोग फेंकते हैं। हर घर में बड़े बड़े बिन्स हैं और उन बिन्स में ही वे ट्रैश डालते हैं और उस ट्रैश को अपने घर के सामने, ये जो सड़क आप देख रहे हैं, सड़क के किनारे रख देते हैं और सप्ताह में एक दिन जो कूड़ा ले जाने वाली गाड़ी है, शायद वो किसी कंपनी की होती है, लेकिन सिटी एडमिनिस्ट्रेशन उसे भेजता है और उसके लिए टैक्स देते हैं, प्रोफेशनल टैक्स काफ़ी देते हैं और उससे भी बहुत तरह काम होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि स्कूल खास करके जो चलते हैं उसमें कम्युनिटी का जो योगदान होता है या सिटी गवर्नमेंट का योगदान होता है वो भी ठीक ठाक होता है। और सिटी गवर्नमेंट जो 45% देती है, उसमें ये जो प्रोफेशनल टैक्स दिया जाता है उस टैक्स के माध्यम से देती है। तो ये एक छोटी सी झलक मैंने इस मिडिल क्लास कॉलोनी की आपको दिखलाई। और जैसा मैंने कहा कि यहाँ कॉलोनीज़ के नाम नहीं होते, यहाँ पे सड़क के हिसाब से जीपीएस आपको पहुँचाता है। यदि आप जीपीएस नहीं जानते तो फिर दिक्कत है, लेकिन सभी लोग जानते हैं, गाड़ियों में जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं और वो आपको पहुँचा देता है। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि जो आपने जनजीवन की छोटी सी झलक देखी है, आपको अलग तरीके का लगा होगा, अपने देश से भिन्न लगा होगा। और मेरा मकसद यही है कि हम जानें कि दुनिया में अन्य जगहों पर, जिसे हम विकसित देश कहते हैं, लोग कैसे रहते हैं। अब आबादी अगर हमारे देश की बहुत ज़्यादा हो तो हम इस तरह की कॉलोनीज़ और इस तरह के बिना भीड़ भाड़ वाले इलाके निश्चित तौर से नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ की आबादी है 40 करोड़ और हम कितने हैं, 140 करोड़। और यहाँ की जो भूभाग है, ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक जो फैला हुआ है, वो इतना लंबा चौड़ा है कि जो टाइम जोन है वो कई टाइम जोन है। जैसे जहाँ मैं खड़ा हूँ, वो जो ईस्ट जोन है, वहाँ से 3 घंटे इसका समय पीछे है, वो 3 घंटे आगे है, और बीच में कोई 1 घंटा होगा, कोई 2 घंटा होगा, इस तरह से बहुत सारे टाइम जोन है। हमारे एक ही टाइम जोन है। यानी लंबाई चौड़ाई के मुकाबले को अगर देखा जाए, क्षेत्रफल देखा जाए, तो हम अमेरिका के मुकाबले बहुत ही कम क्षेत्रफल वाले देश हैं, लेकिन आबादी के मुकाबले हम शायद चाइना के बाद नंबर 2 पर हैं और शायद हम चाइना को भी पछाड़ देंगे अगर हमारी आबादी पर नियंत्रण नहीं होता। तो मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।